नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी देख रहे थे, सार संग्रह महेश वर्णवाल सर की है। देखिए ये एनसीईआरटी जो है इसमें कम से कम नहीं तो मतलब 700-800 पेज की एनसीईआरटी है पूरी, जिसमें सारी सब्जेक्ट इंक्लूड है। यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं या जो आने की संभावना रखती है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो आप लोग मतलब अच्छे से देखिए। और दोस्तों देखिए, आप लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं हैं, मतलब किसी दिन देख लेते हैं, किसी दिन देखते ही नहीं। जब वीडियो माइनस में जाती है तो सोचिए मुझे कितना दुख होता होगा। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ अपलोड करने, बताओ इतनी दूर जाता हूँ और फिर वहाँ से फिर आता हूँ, फिर शाम को जाता हूँ, तो कितना अजीब लगता होगा। सोच सकते हैं आप लोग अगर मेरी जगह होते तब भी। क्योंकि अगर वीडियो माइनस में जाती है और हम इतनी मेहनत करते हैं, नहीं रिस्पॉन्स आता है तो फिर मतलब दुख होता है। तो थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करिए और देखा करिए वीडियो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं। मैं हज़ार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएंगे और बनते रहेंगे जब तक पेपर चलेंगे। आप खुद ही देखना, हमें हमेशा बताता हूँ जब पेपर हो तो आप जाके देखिए तो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या बन रहा है। इतना तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। चलो आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए महान्यायवादी देख चुके थे हम लोग, संसद देख चुके थे। आज हम सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले कल का थोड़ा एक टॉपिक हल्का सा बच गया था संसद में, कुछ चीज़ें बच गई थी, हम लोग देख लेते। एक पेज उसका रह गया था, तो मैं चाहता तो छोड़ देता, आप लोग जान ना पाते, लेकिन मैंने सोचा उसे भी करा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। देखिए यहाँ लिखा प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी संसद के किस सदन के सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है। ठीक दोस्तों, अगला है कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। अगला है कि संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होता है, तो 6 माह का अंतराल होता है। अगला मतलब होना चाहिए, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए दोस्तों। अगला है आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं, तो बिना संसदीय स्वीकृति के आकस्मिक निधि को व्यय करते हैं। ठीक, यानी इसमें संसद की स्वीकृति नहीं चाहिए। अगला है लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है, तो आम बहस जो होती है द्वितीय वाचन में होती है। किस वाचन में? द्वितीय। अगला है कटौती प्रस्ताव, कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है, जो 14 दिन तक रोक सकती है। हम लोग इस पर बात किए थे। अगला है यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे सकते हैं। यानी फिर अविश्वास प्रस्ताव की तरह हो जाएगा कहानी ना। अगला है लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति एस्टीमेट समिति में नहीं होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग तथा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से संसद जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत कानून बना सकती है दोस्तों। अगला है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा व विनिमय नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्रशिक्षण करना है। अगला है कि भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो लास्ट में हम देखेंगे पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, तो वो हम लास्ट में देख लेंगे। इंपॉर्टेंस सारे हैं लगभग, आप अगर पेपर देते होंगे तो खुद ही पता होगा। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों से और 8 सदस्य संघ राज्य सदस्य प्रदेश से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाते हैं, तो विश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ठीक, और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है। ठीक, जब उसे लगता है कि इनके जो है सरकार में मतलब जो मत है वो पूरे कंप्लीट नहीं है, यानी जैसे सांसद जितने चाहिए 272, अगर वो इतने कंप्लीट नहीं या मतलब कोई भी विधेयक पारित नहीं हो रहा है, तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। ठीक दोस्तों, उसमें कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है वो। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, तो दहेज उन्मूलन विधेयक डाउरी एवोल्यूशन बिल पर हुई थी, 1961 में
हुई थी दोस्तों। अगला है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। अगला है संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है दोस्तों। अगला है संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की अध्यक्षता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। अगला है संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ठीक दोस्तों। अगला किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव या प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है, जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का गलत वर्णन देता है, तब लाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। अगला है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है, तो 1 घंटे की होती है। अगला है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव या एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। अगला भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा होती है, तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल या 0 आवर्स किस देश की देन है, तो भारत की मीडिया द्वारा दिया गया है। अगला है सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, तो प्रश्नकाल दोस्तों कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने, कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है राज्यसभा के लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अब देखिए हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के अधिकार किसे है, तो संसद को है। अगर उच्चतम न्यायालय का अधिकार बढ़ाना है तो संसद को यह निर्णय दिया गया है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 28 जनवरी 1950 को की गई। पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और पेट ही छोड़ो और भी अन्य एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, एसएससी में भी पूछा गया है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ये 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। अगला दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूटेड सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जाते हैं। अगला सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। मतलब सेवानिवृत्त हो गए, अगर रिटायर हो गए तो उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला समानतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की आयु कितनी है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो में चर्चा किया था। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 134(1) है। अगला है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 5 होनी चाहिए। कितनी, 5 होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अभी वो लास्ट में देखेंगे नीचे वाला, यहाँ आप ध्यान देते हैं। कुछ आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देते हैं। देखिए महत्वपूर्ण आर्टिकल देखते हैं, तो देखिए भाग 5 में है अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। 124 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान किस में है, तो 124 में है। 126 में दिया हुआ है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में नियुक्ति की बात कर रही है 126। 127 में है एडवोकेट या तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति, ये 127 है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। ठीक, अगला 128, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने पर बुलाया जा सकता है, 128। अगला है कि अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया उच्चतम न्यायालय को, तो ये 129 है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
127 और 129 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये मतलब जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय क्या है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, ये 2 दिन पहले ही किया था। अगला है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति 130 में है। 131 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अगला है 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान दिया गया है। 136 137 इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार या रिव्यू की शक्ति के विषय में उल्लेख है। अगला है अनुच्छेद 141 के स्थान 141 के अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अगला 143 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन करता है। कल भी मैंने कहा था कि वो निर्णय लेता है, लेकिन वो दे या इम्पोर्टेंट नहीं, और ये स्वीकार करे वो इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक दोस्तों, अगला 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति व प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब आगे यहाँ देखिए दोस्तों, अगला दिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। देखिए अगला दिया है केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया, तो केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973। अगला है केवल सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज का प्रावधान है, तो किसमें है, तो केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन रिव्यू के लिए अधिकृत करता है, 137 है। अगला है कि भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, न्यायिक समीक्षा है। अगला संविधान की भाषा करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला है उच्चतम या उच्च न्यायालय की अधिकारिता अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। अगला भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। न्यायाधीशों की प्राप्ति उन्मुक्तियाँ, देखो 132 में क्या है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है कि मतलब संसद में कोई चर्चा नहीं होगी किसकी, तो ये जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण की। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों को निर्वहन किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, पर किंतु जब ऐसा न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जाएगी। अगर न्यायाधीश को हटाने की बात कर रही है तो संसद में चर्चा होगी, वरना ऐसे चर्चा नहीं होगी। न्यायालय की अवमानना देखते हैं दोस्तों। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसे कहते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा 225 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध के विषय में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑफ जजेज। देखिए कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है, आर्टिकल 124(7) में है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 232 के तहत और उच्च न्यायालय में 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा और देखते हैं, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के.जी. बालकृष्ण, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण। अगला है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय ने देखिए कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से किसी परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143। अगला दिया मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है, तो आर्टिकल 32 हो जाएगा।
अगला है उच्च न्यायालय के उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, संवैधानिक विषयों से जुड़ी 132 में है, सिविल विषयों से 133 में, आपराधिक विषय 134 में और विशेष अनुमति से अपील जो है 136 में है। ठीक दोस्तों। अगला ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10। अगला है न्यायिक पुनर्वलोकन। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला दिया है भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकहित की कल्पना का उद्गम किस देश से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी निर्णय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब राज्यपाल के बारे में हम देखते सारी चीज़ें। हम मैक्सिमम टॉपिक कवर कर देंगे, कल परसों तक हमारा ये हो जाएगा। फिर हम जियोग्राफी या हिस्ट्री शुरुआत करेंगे, जो आप कहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़ 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 यार, ठीक, क्योंकि मैं भी जो है आप समझ नहीं रहे मेरा दुख दर्द। बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करता हो तो आउटपुट आना चाहिए ना। देखिए, यहाँ लिखा कि भारतीय संविधान में राज्यों को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण करती है? तो कनाडा से हमने ऐसा लिया है। अगला है कि राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का राष्ट्रपति होता है और देश का या केंद्र का, तो केंद्र का जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक दोस्तों। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 155 के अंतर्गत की जाती है। अगला है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत होता है? तो कुल सदस्य का 1/6। ठीक दोस्तों। देखिए, विधानसभा मान लीजिए, विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद में राज्यसभा, तो विधान परिषद में 100 सीट है तो 1/6 करता है, यानी कितने लोगों को करेगा दोस्तों? ये लगभग करता है 18 पंचे 90, हाँ 18 लोगों के आसपास करता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये, यदि राज्यपाल संसद तथा अथवा विधानसभा का सदस्य है तो किस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा? उसी तिथि से उसका संसद और राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक, देखिए इसे हम दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा कम समझ में आया होगा, पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, लिखा है यदि राज्यपाल संसद व विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद या राज्य विधानमंडल से पद रिक्त मान लिया जाएगा। दोस्तों देखिए, थोड़ा जो है ना नींद टाइप से लग रही है हल्का, इसका रीज़न हो सकता है कुछ भी, लेकिन मतलब जो है थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत हो तो सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी अच्छे से मतलब पूरा कंप्लीट करा दूँ। देखिए, मैं खुद ही इसीलिए PDF बनाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बना लेता हूँ ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करा सकूँ ना, इसीलिए। अगला, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्य विधानसभा में 17 अवसान का आदेश राज्यपाल देता है। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। अगला, राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति स्थानांतरण प्रोन्नत करता है? तो उच्च न्यायालय के प्रावधान, मतलब उच्च न्यायालय के सलाह पर। अगला है राज्यपाल के वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंस किस निधि पर होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर होते हैं वेतन और भत्ते। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध आप अभियोग नहीं चला सकते हैं। ये तो सिंपल कठपुतली है ना राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, तो हटा सकते हैं, तो उसको चलाने की जरूरत ही नहीं। अगला है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखते हैं? आर्टिकल 200 है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। अगला है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्य पुनर्नियुक्ति में भी होगी, जैसे आनंदी पटेल कुछ समय के लिए जो है MP की भी थी और राज्यपाल और कुछ समय के लिए यूपी की तो है ही है कुछ समय के लिए, क्या ठीक है दोस्तों। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने की चिड़िया, मतलब सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी, यानी अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकते, जो राष्ट्रपति कहेंगे राज्यपाल वही करेगा। ठीक दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। देखिए, एडवोकेट जनरल की करता है, महाधिवक्ता की करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों,
राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्य विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला, भारत में राज्यपाल बनने की पहली महिला कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं। अगला है कि राज्य विधानसभाओं में अंतराल आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया जाता है। 104वां संविधान संशोधन। अगला है कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन है? 153 राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 168 और 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य। 161 क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडा के निलंबन, परिहार और लकड़ के राष्ट्रीय स्थान की शक्तियाँ। 103। देखिए आपको सब नहीं याद करना है, 1-2 याद कर लीजिए, बहुत है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अगला है 2000 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति और राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित करना। अगला है 201 के तहत विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। अगला है 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और उसके बाद 233 क्या है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं राज्य विधानमंडल। लेकिन एक सेकंड पानी पी लेते हैं। देखते दोस्तों आगे, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव। देखिए लिखा है भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये विधान परिषद होता है। कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। अगला है राज्यों के वित्तीय लेखों का कौन सा नियंत्रण करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, यानी कैग करता है, CAG जिसे कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगला है राज्य में उच्च सदन या विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति राज्य संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, राज्य में इस उच्च न्यायालय की स्थापना या उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला दिया है विधान परिषद किसी सदन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। अगला है कि राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए 163 है, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला भी 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होता है। उसके बाद 166 है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अगला 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? तो 169 में है। अगला है कि राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? आर्टिकल 170 में। अगला है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। अगला दिया है राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है। अगला है राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है दोस्तों। और देखिए यहाँ लिखा है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ विधानसभा उनके सदस्यों की संख्या, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है विधानसभा के सदस्यों की निर्धारताएँ या डिस्क्वालिफिकेशंस से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लेते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। विधान परिषद 30 वर्ष। विधानसभा के विघटन या डिसोल्यूशन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अगला है कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 थे। कितने? 5। अगला है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? तो उत्तर प्रदेश में बनी, सुचेता कृपलानी थी। देखिए यहाँ लिखा भी है कि भारत के किसी राज्य या उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, 1963 से 67 थी। ठीक दोस्तों, अगला है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आंध्र प्रदेश 175, असम 126,
छत्तीसगढ़ 90 और गुजरात जो है 182। अगला है हिमाचल प्रदेश कितने हैं 68 है, कर्नाटक 224 है, मध्य प्रदेश 230 है, मणिपुर 30 है, मिजोरम 40 है। जो गोला है आपको वही याद रखना है बस दोस्तों। अगला उड़ीसा 147 है, राजस्थान 200 है, तमिलनाडु 234 है, त्रिपुरा जो है 60 है, उत्तराखंड 70 है। ठीक, देखिए उड़ीसा और जो है वर्तमान में देखिए उड़ीसा में अभी चुनाव हुए थे ना 147, और जो है आंध्र प्रदेश में 2 जगह आपको याद रखना है, हर हाल में भूलना नहीं। ठीक, 175। अगला दिया अरुणाचल प्रदेश में 60 है, बिहार में 243, गोवा में 40 है, हरियाणा में 90 है, झारखंड में 81 है, केरल में 140 है, महाराष्ट्र में 288 है, मेघालय में 60 है, नागालैंड में 60 है, पंजाब में 117 है, सिक्किम में 32 है, तेलंगाना में 119 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, उत्तर प्रदेश को तो याद ही रखना है, बंगाल में 294 है। अगला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितना है, तो दिल्ली में 70 सीटें हैं, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर में 90 हैं, 24 जिसमें से पीओके की रिक्त है। ठीक दोस्तों, देखिए ये तो बता ही चुका हूँ। अब देखते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय देख ही चुके, अब हम हाई कोर्ट देखते हैं, यानी उच्च न्यायालय। ठीक दोस्तों, उच्चतम न्यायालय देख लिए हैं। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, ये सब याद करने की नहीं जरूरत है, इसे लॉजिक से थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कलकत्ता है ना, ठीक, यहाँ उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार है, तो ये इसी के क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि पर होते हैं, तो राज्य की संचय निधि पर होते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था ऐसा। ठीक दोस्तों, अगला न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया 3 सदस्यीय समिति होती है। अगर न्यायाधीश को हटाना है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो, तो एक ये हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, तो दूसरा हो जाए फिर प्रमुख अधिवक्ता हो, एक प्रमुख प्रख्यात अधिवक्ता हो, तो 3 लोग होने चाहिए। अगला है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को देता है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 62 वर्ष है। अगला है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है, तो उस लेख को क्या कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो 25 है। अगला है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगला देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। अगला है अधीनस्थ न्यायालयों या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है, तो उत्प्रेषण करती है। अगला है मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। ठीक दोस्तों, मूल अधिकार का संरक्षण देखिए उच्च न्यायालय 226, उच्चतम न्यायालय 32, तो इसी के तहत तो आएगा। अगला है भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो है डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है, तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल जज सम्मिलित नहीं होते। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक पाबंदी बनाकर रखा जाता है, तो 3 माह तक। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ आर्टिकल। देखिए 224 में राज्यों के उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, 25 में अभिलेख के न्यायालय के रूप में है, 16 में उच्च न्यायालय का गठन है, 17 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त अर्हताएँ हैं, 18 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू होना। अगला दिया है कि 219 में दिया है न्यायाधीशों की नियुक्ति की शपथ का प्रावधान, 20 में है बहाल होने के बाद, 21 में है वेतन और भत्ते हैं न्यायालय के या न्यायाधीशों के, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण है, 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, 24 में है अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति है, 24A में है उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति है। दोस्तों ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। देखिए वेतन भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। अगला दिया है कि उस 225 में क्या है, देखिए सब नहीं याद रखना, 1-2 याद रखिए बस। जैसे देखिए रिट जारी करने की याचिका है, तो 26 में मैंने बताया 200, ये याद रखिए, 26 वाला याद करिए चाहे न करिए कोई दिक्कत नहीं।
अगला दिया है कि 227 में है उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ पर अधीनस्थ पर अधीक्षण की शक्ति है। 28 में है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों पर स्थानांतरण है। 28 में है राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त है। 229 में है पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के वे हैं। 30 में है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। 31 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझेदार उच्च न्यायालय की स्थापना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कोलकाता है उच्च न्यायालय। अब देखिए पीठ आ गया, खंडपीठ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा आपको याद रखना है, बस ज़्यादा नहीं। जो लॉजिक बताया वो हल्का याद रखिए, जो जिसके पास होगा उसी क्षेत्र में आ जाएगा। देखिए कोलकाता की स्थापना होती है 1862 में होती है। देखिए कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 को एक साथ में होती है 1868 में। देखिए कोलकाता में आता है पश्चिम बंगाल क्षेत्र और अंडमान निकोबार आता है। महाराष्ट्र के पास में है मुंबई, दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा है महाराष्ट्र में। मद्रास में तमिलनाडु, पुडुचेरी आ जाते हैं। कर्नाटक है 1884 में होती है, कर्नाटक में आता है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश आ जाता है 1866, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है पटना 1916 में बिहार आ जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख आएगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश आएगा, 56 में बना है। ठीक दोस्तों, 1956। पंजाब और चंडीगढ़ का, तो इसमें पंजाब है, चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। गुवाहाटी में कौन कौन से आते हैं? 1948 में बना। देखिए इसमें ज़्यादा क्षेत्र आते हैं। असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश। उड़ीसा में उड़ीसा आएगा, राजस्थान में राजस्थान आएगा, केरल में केरल और लक्षद्वीप, क्योंकि पास पास में है, यहाँ केरल है ये वाला, तो लक्षद्वीप इसी के पास में है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है गुजरात में गुजरात है, दिल्ली में दिल्ली है। ठीक, फिर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम में सिक्किम है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में उत्तराखंड, झारखंड झारखंड, ये देखिए 2000 में बने हैं, सन 2000 में। 2013 में ये हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला है तेलंगाना 19 में है, आंध्र प्रदेश भी 19 में है। देखिए 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा और देखते हैं। देखिए इनकी खंडपीठ कौन सी है, तो देखिए जो कोलकाता वाली है उसकी खंडपीठ कोलकाता है, पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। महाराष्ट्र वाली मुंबई में है, इसमें नागपुर, पणजी व औरंगाबाद खंडपीठ है। मुख्य पीठ कहाँ है, तो इसकी मद्रास में है, मद्रास वाली की। कर्नाटक की बेंगलुरु में है। प्रयागराज की, देखिए प्रयागराज मुख्य पीठ है उत्तर प्रदेश की, और जो है लखनऊ है खंडपीठ है। बिहार में पटना है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू है। जबलपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और इंदौर या ग्वालियर में खंडपीठ। चंडीगढ़ में हो जाएगा, कोहिमा गुवाहाटी में हो जाएगा, कोहिमा इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ है। ठीक, अगला है कि उड़ीसा कटक में हो जाएगा। राजस्थान में है जोधपुर में मुख्य पीठ है, और जो है मुख्य खंडपीठ है जयपुर में खंडपीठ है। अगला है एर्नाकुलम कोच्चि हो जाएगा, केरल। अगला है कि गुजरात अहमदाबाद, दिल्ली हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश शिमला हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला है कि सिक्किम गंगटोक है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हो जाएगा। नैनीताल है, उत्तराखंड रांची झारखंड में है। मेघालय शिलांग, इम्फाल मणिपुर इम्फाल है। त्रिपुरा अगरतला और हैदराबाद हो जाएगा। 6 न्यायालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश व मद्रास राजस्थान की एक स्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ, बेंगलुरु के 2 सर्किल खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्गा है दोस्तों। अगला है कि उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय कोर्ट, मतलब सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय के अधीक्षण नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय की किस अधिकारिकता में आते हैं? मूल अधिकारिकता में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अन्ना चांडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी दोस्तों। अगला है केंद्र राज्य संबंध देखते हैं। देखिए भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा से दोस्तों ली गई है। अगला है कि किस सूची के विषय में केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती है? तो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? तो 7वीं सूची में है। भाग किसमें है? 11 में है। ठीक, लिस्ट मैंने कहा था ना। अगला दिया है कि केंद्र राज्य संबंधों में वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो तब नीचे आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद प्रतिनिधि अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है।
अगला, संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ व राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। अगला, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? तो मार्च 1983 को किया गया। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि वित्त के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 265 हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला दिया, संघीय कर या संघ सूची या प्रविष्ट। तो आय कर, कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू व अन्य उत्पादों का पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि या मादक पदार्थों को छोड़कर। निगम कर, कॉरपोरेशन कर हो जाएगा। और व्यक्तियों व कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर, कृषि को छोड़कर तो ये भी हो जाएगा। संपदा शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। अगला दिया है कि रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर, टर्मिनल टैक्स या रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज या वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। अगला है स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी हो जाएगा। अगला है समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, समाचार पत्रों की भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। अगला है माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। सेवाओं पर कर निश्चित। ठीक दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे एक और लिखी जानकारी कि केंद्र राज्य जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा सकती है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है राज्य कर या राज्य सूची। तो राज्य सूची में देखते हैं क्या कौन कौन से कर हैं जो राज्य सूची लगाता है। तो ज़्यादातर कृषि, खनन जो मतलब प्राथमिक होते हैं, जैसे भू राजस्व लगान है, कृषि आय कर है, कृषि भूमि उत्तराधिकारी है, कृषि भूमि संपदा है, भूमि भवन है, खनिज अधिकारों पर है, शराब, अफीम, गांजा, अन्य मादक पदार्थों के औषधियों के उत्पाद कर है, और उसके बाद स्थानीय उपयोग या विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर है, विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर है दोस्तों। उसके बाद समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं पर क्रय विक्रय पर कर है, रेडियो व दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर है, सड़क व अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज यानी जो नदी वाला होता है द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं पर यात्रियों पर कर है, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर है, जीव जंतुओं व नौकाओं पर कर है। ठीक। उसके अलावा क्या है, पथ कर या मार्ग कर है, व्यापार, सड़क व रोजगार पर कर है। जैसे ये पथ कर हमारा टोल टैक्स जो होता नहीं हमारा जो लगे रहते हैं, बहुत अब तो हो गए हैं जगह जगह। तो विलासिता या मनोरंजन या जुआ बोली लगाने पर कर है। स्टॉक शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से विभिन्न दस्तावेजों पर उपरोक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में किया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। अगला है सरकारी आयोग का गठन क्या हुआ था? केंद्र राज्य संबंध के मध्य जो है हुआ था सरकारी आयोग का गठन। अगला है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? तो 1990 में, 18 मई 1990 में हुआ था। अगला है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर नियंत्रण के संबंध में, राज्य के नियंत्रण के संदर्भ में कहा गया है। ठीक दोस्तों। अगला दिया है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। ठीक। आगे बढ़ते, अभी और है थोड़ा तो हम, लेकिन अभी ऊपर देखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें ख़त्म करना है 2 क्लास में, तो यही हमें करना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद हम जो कहेंगे आप शुरू करेंगे, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़ दोस्तों, थोड़ा सा समझा करिए। ठीक। अगला केंद्र राज्य संबंधों के विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियों का गठन किया गया जो निम्नवत है। जैसे राज्य मन्नार आयोग, DPV मन्नार ने किया है 1989 में। अगले है सरकारिया, राजा मतलब रणजीत सिंह सरकारिया के नाम पर है। प्रशासनिक सुधार मोस्ट इम्पोर्टेंट 66 में मोरारजी देसाई हो जाएंगे। शीतलवाड़ समिति 66 में MC शीतलवाड़। पुंछी 2007 मदन मोहन पुंछी हो जाएंगे। ठीक। अगला है कि 312 के अंतर्गत, आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। यानी जो UPSC की तैयारी करते हैं उनके बात कर रहा है ये। अगला दिया है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का है? तो मैंने तो बताया भाग 11, तो 1-11, तो ये 11 लिखा हुआ। ठीक दोस्तों। 9 इस तरह का होता है और 10 ये होता है, इसके आगे फिर ये होता है 11। ठीक।
अगला है कि जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 262 के तहत। अगर जल विवाद हुआ है तो इसका निर्णय आर्टिकल 262 के तहत किया जाता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा की जाती है, अगर प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है तो। अगला, यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो राज्य मन्नार समिति ने दिया था। अगला है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 256 से 63 के मध्य में है। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 263 में है। अगला है कि 262 में क्या है? 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956, ये याद रखिएगा दोस्तों, के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। अगला, केंद्र राज्य द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधी निवेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ये 256 के अंतर्गत। देखिए यहाँ लिखा है तत्कालीन प्रधानमंत्री, ये तो हम लोग देखे हैं ना अभी, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन 10 अक्टूबर 1990 को हुई है। अब देखिए केंद्र राज्य संबंध भाग 11 है, 11-12 अनुच्छेद भी दिया हुआ, थोड़ा आप देख लेते हैं इसके बारे में। विधायी संबंध, देखिए 245 में क्या, संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार करता है, विधायी संबंध है। 256 में क्या, संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष कानून। आपको दोस्तों इससे कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, ठीक, ये छोड़ दीजिए। आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। जैसे जैसे देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अब ये है, देखिए यहाँ लिखा, संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल, यानी राज्यसभा संसद मतलब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ अगर होगी तो राज्य सूची पर कानून बना सकता है। अगर है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण संसद की शक्ति होगी, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा और कौन याद रखना है? आर्टिकल 54, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा वही ध्यान दीजिए। प्रशासनिक में दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो देखिए 62 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और 63। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कई बार पूछा गया है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन, तो 263 और 62, 262 और 63 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे वित्तीय, तो वित्त में क्या है, संचित निधि के बारे में जो बताया गया है 266 में, भारत और राज्यों के संचित निधि हैं 266। 267 में क्या है, आकस्मिक निधि है, तो ये याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ, ठीक, PDF भी मिल जाती है। देखिए 280 में क्या है, राज्यों द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सारी कहानी पढ़ने से क्या फ़ायदा जब पेपर में ना हो पाए ना। अगला है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए प्रशासनिक आयोग 1956 में मोरारजी देसाई के समय में गठित किया गया। राज्य मन्नार समिति 1969 में किया गया। उसके बाद है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में किया गया। उसके बाद सरकारी आयोग 1983 में, फिर पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इतने मतलब टॉपिक थे जो हम लोग कवर कर लिए हैं, और जिसे जो थोड़ा और पढ़ना होगा तो इसे पॉज कर लीजिएगा। देखिए वीडियो बढ़ जाती, लेंथ बढ़ जाती, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए नहीं पढ़ाया हूँ दोस्तों। बाकी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपको क्या करना है, देखिए अब ये हमारे जो है यूपी स्पेशल जो है आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। फिर हम सोच रहे हैं हिंदी जो है शुरू करेंगे, हिंदी और भी जो चीज़ें हैं, अंकित भाटी सर की बुक जो है GS में है, मॉडर्न हिस्ट्री बची हुई है, इकोनॉमी बची हुई है, तो जो 1-2 सब्जेक्ट बची हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो इन्हीं सब पे हम ध्यान देंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और आपको क्या चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।